हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं भंवरलाल गहन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खेरवाड़ा। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खेरवाड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बीएससी सेकेंड ईयर का पार्ट फर्स्ट, बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट में अपन आगे उसी क्रम में सीएफटी के बारे में देखते हैं। अपन ने लास्ट वीबीटी के बारे में देख लिया था और वीबीटी के द्वारा अपन ने जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके हाइब्रिडाइजेशन और उनकी जियोमेट्री के बारे में अपन ने देखा था। उससे पहले अपन ने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की जो आइसोमेरिज्म है उनके बारे में देखा था। तो इसी क्रम में आज अपन सीएफटी की चर्चा करते हैं। तो फीचर्स ऑफ सीएफटी: सेंट्रल मेटल आयन और एटम इज सराउंडेड बाई वेरियस लिगेंड विच आर आइदर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। सेंट्रल मेटल के जो एटम होता है या फिर जो आयन होते हैं उनके चारों ओर जो लिगेंड होते हैं वो या तो नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन मेटल टू लिगेंड, और उनके बीच में सीएफटी यही कहता है कि जो मेटल होता है और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन होता है, एक तरह से आयनिक बॉन्ड होता है, उससे भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जिसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या इंटरेक्शन कहते हैं। सेंट्रल मेटल एटम हैव डीजनरेट ऑर्बिट dxy, dyz, dxz, dx² dy² dz²। तो जो सेंट्रल मेटल होता है वो 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स रखता है। नेक्स्ट, जो 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, मेटल के पांचों डीजनरेट ऑर्बिटल्स है, उनकी शेप अपने को दे रखी है। dyz है, dxz है, dxy है, dx² y² है, dz² है। ठीक है, अपन देख सकते हैं इनकी शेप वगैरह। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फीचर्स ऑफ सीएफटी। व्हेन द लिगेंड अप्रोच द मेटल आयन ड्यू टू रिपल्सन फोर्स, द डिजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज डिस्ट्रॉयड and they split into two groups of different energy level, T2g and EG orbital. The effect is called crystal field splitting. देखो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में बताया गया है कि जब लिगेंड कोई भी मेटल से अप्रोच करता है तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा और उसके द्वारा जो डी ऑर्बिटल्स है और उनका वो डिजनरेट हो जाएगा, 2 लेवल्स में डिजनरेट हो जाएगा, 2 एनर्जी लेवल्स में हो जाएगा। जिसमें से क्या होता है कि एक लेवल को अपन T2g कहेंगे और जो दूसरा लेवल है इसको अपन EG कहेंगे। द इफेक्ट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसको ही अपन क्या कहेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, की मतलब जो डी ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, डिजनरेट एनर्जी लेवल में हो जाएंगे। तो जो T2g ऑर्बिटल्स है उसमें 3 टाइप के डी ऑर्बिटल्स आएंगे, dxy, dyz, dxz, ये T2g में आएंगे। और दूसरे प्रकार का जो EG एनर्जी लेवल है उसमें dx² y² और dz² आएगा। इसमें जो EG है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, T2g की एनर्जी कम होगी। अपन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ड्यू टू रिपल्सन द ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस ऑफ लिगेंड एक्वायर हाई एनर्जी वाइल दोज लाइंग इन बिटवीन द लिगेंड्स एक्वायर लेस एनर्जी। इसमें क्या लिख रखा है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वे ऑर्बिटल्स होते हैं जो एक्सिस पे होते हैं, क्या अलोंग द एक्सिस होते हैं, एक्सिस के ऊपर होते हैं ऑफ लिगेंड एक्यूस हाई एनर्जी, वो क्या हो जाएंगे, हाई एनर्जी में डिजनरेट हो जाएंगे। और इसके अलावा जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो बिटवीन द लिगेंड्स होते हैं, बिटवीन द लिगेंड्स होते हैं और वो क्या हो जाएंगे, लेस एनर्जी के हो जाएंगे। देखो, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि लिगेंड अलोंग द एक्सिस होता है, लिगेंड के अलोंग द एक्सिस होगा, लिगेंड के ऊपर होंगे डी ऑर्बिटल्स, तो उनमें क्या होगा, रिपल्सन जो रिपल्सन होगा उसमें वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और रिपल्सन की ज़्यादा होने के कारण जो ऑर्बिटल्स है वो क्या हो जाएंगे, उच्च ऊर्जा के हो जाएंगे, हाई एनर्जी के हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, अगर मान लो कि जो लिगेंड है उनके बीच में है, बिटवीन द लिगेंड है, जो ऑर्बिटल्स है लिगेंड के बीच में है, तो उनमें क्या हो जाएगा, कहीं रिपल्सन कम होगा जिसकी वजह से जो ऑर्बिटल्स होंगे वो कम एनर्जी के होंगे। इफ़ इट डज नॉट शो द ओवरलैपिंग फ्रॉम द क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कैन बी नोन। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी होती है जो अपन आगे चर्चा करेंगे, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में अपने को जानकारी देती है।
डेफिनेशन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ 5 डिजनरेट डी ऑर्बिटल्स। सीधा सा मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मतलब हो जाएगा कि स्प्लिटिंग ऑफ 5 डिजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स। CFSE एनर्जी की बात करें, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो चेंजेज इन एनर्जी अचीव्ड बाय फील्ड अप इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स इन कॉम्प्लेक्स मेटल एटम। ठीक है, कि जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे और जो एनर्जी का जो चेंज होगा उसको अपन CFSE एनर्जी बोलेंगे। डेफिनेशन की बात करें अपन, अब देखो दो तरह की अपन स्पिन की बात करते हैं, एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और एक होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को अपन स्पिन फ्री भी बोल सकते हैं। हाई स्पिन मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ी चर्चा की थी इसके बारे में। हाई स्पिन का मतलब कि जो रिजल्टेंट स्पिन होते हैं एंड मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है, अगर उसकी जो वैल्यू ज़्यादा होगी उसको अपन हाई स्पिन बोलेंगे, और जो रिजल्टेंट स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कम होगी उसको अपन लो स्पिन बोलेंगे। तो देखो स्पिन होगा ये इलेक्ट्रॉन से देखेंगे कि जो एक इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल्स में, अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका स्पिन कुछ ना कुछ होगा। अगर उसी ऑर्बिटल्स में दूसरा इलेक्ट्रॉन है और उसका स्पिन उसके जस्ट एंटी है, तो जो रिजल्टेंट स्पिन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे या पेयरिंग जो ऑर्बिटल्स होंगे उनमें क्या होगा कि रिजल्टेंट स्पिन होगा उसका मान 0 आएगा, ऑलवेज 0 होगा। और जबकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उनका स्पिन का मान रिजल्टेंट कुछ ना कुछ अवश्य होगा। तो इस प्रकार के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए अपन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, और जो पेयर्ड होते हैं उनके लिए अपन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। देखते तो ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड हैंस हायर वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज कॉल्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इसको अपन पेयरिंग एनर्जी भी बोलते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज द सेम ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम। पेयरिंग एनर्जी किसको बोलते हैं अपन, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में जा रहा है तो पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग होने के दौरान मतलब वह एनर्जी की वैल्यू, मतलब जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको पेयर्ड करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरेशन होगी। और क्यों होगी ये चीज़, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर उसी ऑर्बिटल में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के मध्य रिपल्सन महसूस करेगा, और इस रिपल्सन को से ऊपर अपने को पेयरिंग एनर्जी की आवश्यकता होगी जिससे इलेक्ट्रॉन पेयर रह सके। एप्लीकेशन ऑफ CFT ऑफ टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेज। अब अपन देखते हैं कि CFT टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरह की होती है। तो बात करते हैं अपन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, जैसे MX4N है। द मेटल एटम और आयन इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द रेगुलर टेट्राहाइड्रल एंड द 4 लिगेंड्स आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहाइड्रॉन। ठीक है, ये जो शेप्स के बारे में बता रखा है कि जो मेटल एटम होगा वो सेंटर में प्लेस्ड होगा, और ये जो लिगेंड होंगे वो क्या होंगे कि 4 कॉर्नर में प्लेस्ड होंगे। लिगेंड अप्रोच द सेंट्रल मेटल आयन बिटवीन 3 कोऑर्डिनेट XYZ। जो लिगेंड होंगे वो कोऑर्डिनेट होते हैं XYZ में अप्रोच करते हैं। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स द इलेक्ट्रॉन प्रिफेयर टू pair up in easy orbitals giving low spin complexes, while in case of weak field ligands the electron prefer to enter higher energy T2G orbitals giving more unpaired electron and hence from high spin complexes। देखो तो जो अपन ने 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स की बात की है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखो जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की पहले अपन बात करते हैं। लो स्पिन का मतलब पेयरिंग होगा, और पेयरिंग जैसे अपन ने ये जो अब दे रखा है डिजनरेट डी ऑर्बिटल्स बना रखा है जिसमें इजी नीचे बना रखा है, अपन बात कर रहे हैं ये टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की, और T2G ऊपर बना रखा है। अदरवाइज कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, इजी नीचे बना रखा है, T2G ऊपर बना रखा है, मतलब T2G की एनर्जी ज़्यादा है और इजी की एनर्जी कम है। तो बात कर रहे हैं अपन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, और पेयर कब होगा इलेक्ट्रॉन, जब लिगेंड होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड से होगा।
जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड से होगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड से होने के कारण जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन है उनको पेयर करेगा, और पेयर करेगा तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स को अपन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ईजी को प्रेफर करेंगे। दूसरी तरीके की अपन बात करते हैं कि लिगेंड अगर वीक फील्ड का हो, वीक फील्ड का हो तो जो मेटल के इलेक्ट्रॉन है उनको पेयरिंग नहीं कर पाएगा, पेयरिंग नहीं कर पाएगा जो इलेक्ट्रॉन है प्रेफर किसको करेंगे, ईजी के बजाय T2G के करेंगे। ओके, एप्लीकेशन ऑफ CFT टू ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स की बात करें जिसमें सीधी सी बात है, अपन ने बात की टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जो मेटल आयन होता है वो सेंट्रलाइज होता है और जो लिगेंड्स होते हैं वो XYZ 3 एक्सिस में क्या होते हैं, प्लेस्ड होते हैं। ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं MCX, एंड द मेटल आयन और एटम्स इज प्लेस्ड एट द सेंट्रल ऑफ regular octahedral while 6 ligands occupy the position at 6 ventricle octahedron। ठीक है, जिस प्रकार की शेप में बताया गया है, 2 orbitals dx² y² and dz² are the axial greater repulsion and dxy dyz dxz less repulsion। ठीक है, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में जो dx² y² है dz² एक्सियल ग्रेटर रिपल्सन होगा। ठीक है, एक्सियल में होंगे और वो क्या होंगे बिटवीन द एक्सिस होंगे, तो उसमें लेस रिपल्सन हो जाएगा। तो इसी तरह से अपन बात करते हैं कि ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में, अब इसमें दोनों अपने को दे रखे हैं, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में T2G की एनर्जी कम है, EG की एनर्जी ज़्यादा है। इसी तरह से टेट्राहेड्रल में E है, G इसमें नहीं लगा रहे हैं। देखो जो जियोमेट्री होता है, अपन बात करें कि एक तरह से सिमेट्री होती है, जिस भी कॉम्प्लेक्स की सिमेट्री होती है, जिसमें सिमेट्री पाई जाती है, सिमेट्रिक पॉइंट पाए जाते हैं, उनको अपन जीरेड से अपन दिखाते हैं, और जिनमें जो सिमेट्री नहीं होती है उसको जीरेड से अपन नहीं दिखाते हैं। इसी वजह से केवल E लिख रखा है, T2 लिख रखा है। तो बात करते हैं अपन जो ऑक्टाहेड्रल में T2G ऑर्बिटल्स है उनकी कम एनर्जी है, जबकि EG जो ऑर्बिटल्स है उनकी ज़्यादा एनर्जी है। देखो इसका कारण मैंने पहले भी बताया था, वापस सुनना ध्यान से, कि जो T2G ऑर्बिटल्स हैं ये क्या होते हैं, अलोंग द बिटवीन द एक्सिस होते हैं। ठीक है, अब लिगेंड आते हैं एक्सिस से, बिटवीन द एक्सिस से ऑर्बिटल्स होने के कारण और लिगेंड एक्सिस से होने के कारण इनमें रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। रिपल्सन कम होने के कारण क्या होगी, इनकी एनर्जी कम होगी। इसी तरह से जो EG ऑर्बिटल्स है ये पाए जाते हैं अलोंग द एक्सिस, और लिगेंड भी किधर से आ रहे हैं, अलोंग द एक्सिस। दोनों अलोंग द एक्सिस होने के कारण रिपल्सन ज़्यादा होगा लिगेंड और मेटल्स के बीच में, और इनकी क्या होगी, ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी। इसी तरह से अपन दूसरी तरफ चर्चा करते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड आते हैं बिटवीन द एक्सिस आते हैं। तो जो ई ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें dx² और dz² ई ऑर्बिटल्स आते हैं, ये ई ऑर्बिटल्स वही अलोंग द एक्सिस पाए जाएंगे, जबकि टेट्राहाइड्रल में लिगेंड आएंगे बिटवीन द एक्सिस, और इसके कारण रिपल्सन कम होगा तो ई की एनर्जी कम। और टेट्राहाइड्रल में जो T2 है, T2 क्या आप कहाँ पाए जाएंगे, टेट्राहाइड्रल हो भले ऑक्टाहाइड्रल हो, टेट्राहाइड्रल में T2 पाए जाएंगे बिटवीन द एक्सिस, जबकि टेट्राहाइड्रल में जो लिगेंड आएंगे वो आएंगे अलोंग द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस आएंगे। तो इन दोनों में रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण T2 की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैज experimental calculations show that the energy of T2G orbitals is lowered by 0.4 del 0, ठीक है, और 4 dq, and the energy of EG orbitals increased by 0.6 del 0 और 6 dq। बता रहे जैसे एक बेरी सेंटर होता है, बेरी सेंटर में ऑक्टाहाइड्रल में अपन ने अभी ये देखा है कि T2G क्या होते हैं, नीचे होते हैं बेरी सेंटर के, और EG क्या होते हैं, ऊपर होते हैं। तो जो T2G ऑर्बिटल से इनको एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए बेरी सेंटर तक पहुंचने के लिए, ये बता रखा है 0.6 del 0 और जो इंक्रीज्ड। ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव में होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स की बात की अपन ने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, T2G ऑर्बिटल्स को एनर्जी क्या चाहिए, इंक्रीज चाहिए, मतलब जो CFSE एनर्जी है, देखो इसमें ये समझना आप, CFSE एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है।
ठीक है। नेगेटिव होती है तो जहाँ पे आपको इंक्रीज दिख रहा है वहाँ पे आप लोअर्ड करना, और जहाँ पे आप लोअर्ड दिख रहा है वहाँ पे आप इंक्रीजेस करना। तो T2G है वो लोअर्ड बाई 0.4 डेल क्यू, एंड जो EG है वो इंक्रीज बाई 0.6 डेल जी। दस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG ऑर्बिटल्स इज del 0 or 10 dq, which is the crystal field splitting energy. CFSE increase with the increasing strength of ligand and oxidation state of central metal ions increases होती है the strength of ligand एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन होता है। लिमिटेशन ऑफ CFT की बात करते हैं हम। डज नॉट एक्सप्लेन द S and P ऑर्बिटल्स, डज नॉट एक्सप्लेन pi bonding, cannot explain partially covalent nature of the metal ligand bond, spectrochemical series, water is stronger ligand than OH, which is not explained satisfactory। मतलब सीधा सा बात है कि S एंड P ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन नहीं करती है। CFT अपन ने जब भी स्टार्ट की है अपन ने D ऑर्बिटल्स की बात की है। डज नॉट एक्सप्लेन पाई बॉन्डिंग। अब देखो कि D ऑर्बिटल्स में CFT में अपन ने जो बैक बॉन्डिंग, इस तरह से अपन पाई बॉन्ड की बात करते हैं। मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग की अपन बात करते हैं, पाई बॉन्डिंग की बात नहीं की है। कैन नॉट एक्सप्लेन पार्शियली कोवलेंट नेचर ऑफ द मेटल लिगेंड बॉन्ड, कोवलेंट नेचर के बारे में नहीं बताता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका ये लिमिटेशन है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में नहीं बताते कि कौन स्ट्रोंगर लिगेंड है और कौन वीकर लिगेंड है। ठीक है, नेक्स्ट चर्चा अपन आगे के वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।